ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑडिबल है, एक बार चेक करवा लीजिए। चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में जो सीखा था वो सबको जेरोक्स मिल गई है? नहीं मिली, जस्ट अ मिनट। जेरोक्स मिल गई ना, ब्राउजर के ऊपर वाले रूम में चाहिए था। ब्राउजर ना, हाँ वो भी आ रहा है अभी आपके लिए। चलो स्टार्ट करें। तो कल क्या क्या डिस्कस किया था हमने? ठीक है, इधर से कल अपने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द बेसिक पीएसआईआर, क्या ऑप्शनल होता है, सिलेबस क्या है। शायद आप कल की क्लास में नहीं थे, जतिन नहीं था, आप भी नहीं थे, ठीक है, आप दोनों थे, ठीक है, बाकी तो सब लोग थे ही कल की क्लास में, ठीक है। तो देखो पीएसआईआर ऑप्शनल के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं ये हमने कल सीखा था। कल मैंने आपको एक पूरा का पूरा रोड मैप भी बता दिया था कि पीएसआईआर ऑप्शनल में क्या क्या चीजें बेसिकली मेरी तरफ से आप लोगों को डिलीवर होगी और आपकी तरफ से मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। मैंने बोला था आपको डेडिकेटेडली क्लास नोट्स में लिखवाऊंगा, हर टॉपिक का हैंडआउट भी आपको मिलेगा जो शॉर्ट नोट्स की फॉर्मेट के अंदर होगा, वीकली सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, तो आप लोगों को तैयार रहना होगा हर 7 दिन में और हर 15 दिन में टेस्ट लिखने के लिए। 10 क्वेश्चन का टेस्ट का फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथ में ये भी डिस्कस किया था मैंने कि जो भी आपका पेपर है उसके अंदर सारा वैल्यू एडिशन पार्ट भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि पेपर 1 का पार्ट ए, पेपर 1 का पार्ट ए, जहां से मैंने स्टार्ट करेंगे, जहां पे भी सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाले सेक्शन से। अपन स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाले सेक्शन से। तो पहले समझते हैं रिगार्डिंग दिस ऑप्शनल, क्या ये ऑप्शनल है, क्या क्या चीजें इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, इस ऑप्शनल में अपन बात करते हैं रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ स्टेट। ये बोला था मैंने कि ऑप्शनल में जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसमें अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेट की स्टडी, स्टडी ऑफ स्टेट। अब पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं स्टेट का मीनिंग क्या है, और ये सवाल बेसिकली आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा जस्ट 2 ईयर पहले एक क्वेश्चन आया था, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट का मतलब मैंने पहले आपको बोला, मैं बात कर रहा हूं पूरी कंट्री को लेकर, नॉट रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्या डेफिनेशन दोगे स्टेट की? बोलो। ठीक है, पॉलिटी में तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है। यस यस, हाँ देखो स्टेट के लिए मैंने जो पॉलिटी में पढ़ाया था ये हमारा पूरा का पूरा रूम है, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे दिस इज आवर बाउंड्री, ये जो चारों वॉल्स आप लोगों को दिख रही है ये हमारी क्या है, बाउंड्री है। तो स्टेट के लिए पहली कंडीशन है एक डेफिनेट टेरिटोरियल बाउंड्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेट टेरिटोरियल बाउंड्री। सेकेंड थिंग, आप सब लोग जो यहां पर बैठे हो ये क्या हो, मेरी पॉपुलेशन। तो आप लोग क्या हो गए, सब लोग स्टेट की पॉपुलेशन। तो फर्स्ट थिंग इज द स्टेट में क्या चाहिए, डेफिनेट टेरिटोरियल बाउंड्री, उसके अंदर रहने वाले लोग मतलब बेसिकली पॉपुलेशन। थर्ड थिंग क्या होनी चाहिए वहां पे, उस पॉपुलेशन को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट होगी, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा जो आप लोगों को चलाएंगे। अदरवाइज नहीं होगा तो क्या होगी, अनार्की हो जाएगी। एक पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स को छीनने लगेगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ क्या करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए जो गवर्नमेंट रन करेगी। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक गवर्निंग स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। चौथा पॉइंट बेसिकली, अब ये जो टेरिटरी है ना ये सॉवरेन होनी चाहिए। सॉवरेन का मतलब जो पास वाला रूम है ना हमारे अंदर आके इंटरफेयर ना करे। अगर पास वाली टेरिटरी हमारे अंदर आके इंटरफेयर करने लगेगी तो मैं क्या बोलूंगा, हमारी सॉवरेनिटी लूज हो रही है। तो चौथा एलिमेंट क्या होगा स्टेट के लिए, आपकी जो टेरिटरी है वो कैसी होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए। तो पहली चीज एक डेफिनेट टेरिटरी, दैट इज द रूम। सेकंड, आप सब लोग जो इसके अंदर रह रहे हो, दैट इज योर पॉपुलेशन। और थर्ड थिंग बेसिकली आपकी हो गई एक गवर्निंग स्ट्रक्चर, एक गवर्नमेंट जो उसको रन करेगा। और चौथी चीज बेसिकली पूरा का पूरा
टेरिटरी कैसा होना चाहिए, सॉवरिन होना चाहिए। जैसे आज अपन बोलते ना इंडिया इज ए सॉवरिन कंट्री, क्योंकि बेसिकली चाइना थोड़ी इंटरफेयर कर सकता है हमारे अफेयर्स के अंदर, या बेसिकली कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूशन ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, किसी भी तरीके से हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 370 अपन ने हटाते ही बेसिकली बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने अपोज किया। क्या अपोज किया कि बेसिकली आपको क्या करना है, आर्टिकल 370 हटाना गलत है। इंडिया ने क्या बोला, इट इज अवर इंटरनल मैटर, आप इस इंटरनल मैटर में आप क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये क्या दिखाता है, हम एक सॉवरेन टेरिटरी है, हमारे अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये सर्कुलेट करवा दीजिए। इसके अंदर आपका सब कुछ है, सिलेबस वगैरह सब कुछ बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये सर्कुलेट कर दीजिए एक बार। हाँ, आपकी आवाज नहीं, थोड़े से आगे आ सकते हो तो आगे आ जाओ ना यार, इजी रहेगा मुझे भी सुनने में। सारे स्टेट की डेफिनेशन, अगर मान लो मैं भी लिखवाऊंगा आपको, अगर आपको स्टेट को डिफाइन करना है, सारी चीजें लिखेंगे। स्टेट को डिफाइन करना है तो मैं 4 ही एलिमेंट वहां पर दूंगा। पहला दूंगा आपके लिए एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरी चीज बेसिकली यहां पर आप लोगों को दूंगा कि वहां पे बेसिकली एसोसिएटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए उस टेरिटरी से, जो उस टेरिटरी के अंदर रहेगी। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बोली, वहां का एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट होगी जो बेसिकली इसको रन करेगी। और लास्ट चीज मैंने बोली, ये कैसा होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर, सॉवरेन होना चाहिए, मतलब बेसिकली कोई भी बाहरी कंट्री का किसी भी प्रकार से वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये दीज 4 एलिमेंट्स आप जाओ तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको स्टेट की डेफिनेशन मिलेगी। तो हमको पॉलिटिकल साइंस में वी हैव टू रीड द अबाउट स्टेट। अब ध्यान से समझना, अब आप बोलोगे सर पॉलिटिकल साइंस में इस स्टेट को हम कैसे स्टडी करें, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कैसा होना चाहिए। कोई भी थिंकर आप ले लो, प्लेटो से लेके आप लास्ट थिंकर जब पढ़ोगे हैना अरेंट तक या कार्ल मार्क्स तक, आप देखोगे सबका कंसर्न था स्टेट कैसा होना चाहिए। आप सोचो प्लेटो क्या चाहता था, प्लेटो यही चाहता था कि एथेंस को क्या बना दे, वो चाहता था कि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बना दे। तो सभी लोग चाहते थे कि स्टेट अच्छा होना चाहिए। स्टेट कैसा होना चाहिए, किसी के लिए बेसिकली ऐसा होगा कि स्टेट के सारे एलिमेंट, जैसे कि प्लेटो बोलेगा स्टेट को रूल कौन करेगा, फिलोसोफर। कुछ बोलेंगे स्टेट को फिलोसोफर रूल करेंगे, एरिस्टोटल उसको अपोज कर देगा, क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कोई फिलोसोफर, एक ऐसा फिलोसोफर जिसका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी से कनेक्शन नहीं है, एक ऐसा फिलोसोफर जिसका अपनी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, तो एरिस्टोटल बोलेगा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो एरिस्टोटल बोलेगा हमें एक प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाना है। फर्क रहेगा, कुछ थिंकर्स के अकॉर्डिंग स्टेट बनेगा जो आइडियल स्टेट बनेगा। जैसे मैंने बोला गांधी जी का राम राज्य एक आइडियल स्टेट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में कास्ट खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टेट ही खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी का राम राज्य है जहां पे न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई भेदभाव है, न किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोच तो सकते हैं ना, हमारे आइडियाज को तो कोई रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं ऐसा बने। तो प्लेटो ने भी कैसा सोचा, एक ऐसा आइडियल स्टेट बने जिसको रूल करेगा फिलोसोफर किंग, ठीक है। और फिलोसोफर किंग बनाने के लिए उसने पूरा का पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम दिया, पूरा का पूरा अपना जस्टिस सिस्टम दिया, पूरा का पूरा अपना थ्योरी ऑफ आइडियाज दी। तो पर्पज है स्टेट कैसा बनना चाहिए, पहली थिंग। दूसरी चीज, अब स्टेट का गवर्निंग स्ट्रक्चर, जैसे आज आप देखोगे जो आज हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतने सालों पहले एक थिंकर था जॉन लॉक, उसने बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल इतने सालों पहले ही दे दिया था। आज अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है। ये प्रिंसिपल बोलते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, कि तीनों के फंक्शंस अलग अलग है, आपस में एक दूसरे उस फंक्शन के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। आप सोचो इस प्रिंसिपल को जॉन लॉक ने पहले ही दे दिया था। आज जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, उन्होंने इतने सालों पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दे दी थी, जहां पे उन्होंने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, तीनों राइट्स के बारे में बात की थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी भले ही हमने हटा के बेसिकली क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया। तो बोलने का पर्पज है कि इन थिंकर्स की मदद से ही आज हम जो पूरा का पूरा गवर्निंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वो किनकी देन है, इनकी। अब सबने अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोचा। मैंने कल एक लाइन बोली थी कि पॉलिटिकल साइंस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। मतलब जैसा मैं हूं
तो मेरे जो थॉट्स डेवलप हुई है वो कैसे डेवलप हुई है, मेरे आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, मेरे आसपास के जो इवेंट्स हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग। आप ये नहीं बोल सकते कि प्लेटो ने क्यों डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म बताया, क्यों एरिस्टोटल ने पॉलिटी को बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म बताया, क्यों बेसिकली जॉन लॉक ने सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा बताया। तो सबने बेसिकली अपने अपने टाइम की सिचुएशंस देखी, अपने अपने टाइम के आसपास के इवेंट्स देखे, देन अपनी थ्योरीज देना चालू की। तो ध्यान रखना सब में इंटरलिंकेजेस है। इंटरलिंकेजेस का मतलब है हमें स्टेट के बारे में सोचना है, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, स्टेट के अंदर जस्टिस का सिस्टम कैसा हो, स्टेट का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा हो, स्टेट में लेजिस्लेचर कैसा होगा, किसी स्टेट में डेमोक्रेसी होगी, किसी में मोनार्की होगी, किसी में डिक्टेटरशिप होगी। ये सारी चीजों की स्टडी करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब पहला मुद्दा आता है यहाँ पे, पहली चीज तो मैंने बताई कि पीएसआईआर इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ स्टेट। अब इसमें एक और चीज आप देखोगे, आईआर का पोर्शन तो अपना अलग हो ही जाएगा, जब अपन पर्टिकुलरली बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो पहला तो डिस्कशन आता है कि पॉलिटिकल साइंस तो बाद में आया है। यहां पे 3-4 चीजों में डिस्कशन आएगा कि पहला सबसे बड़ा आइडिया डेवलप होता है यहां पे थॉट से। सबसे पहले आता है आपका थॉट, और थॉट कहां से बनी, बेसिकली आपका आइडियाज से। आइडियाज से आपकी क्या बनी, थॉट, जिसको मैं बोल सकता हूं फर्दर पॉलिटिकल थॉट। फर्दर पॉलिटिकल थॉट से बेसिकली आपकी क्या बन गई, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। यहां से बेसिकली अगर इन आइडियाज का कलेक्शन कर लूं मैं तो आपकी बन जाएगी पॉलिटिकल फिलोसॉफी। फिर फर्दर बेसिकली मैं लेकर जाऊं तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी से आगे क्या डेवलप हुआ, पॉलिटिकल साइंस। अब इस चीज को समझना ताकि आपको ये समझ में आए कि ये ऑप्शनल कैसे डेवलप हुआ है। सबसे पहले आपके आना चालू हुए, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, कोई आइडिया आएगा। जैसे आज आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि भारत के अंदर ये कोई रिफॉर्म लाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि डीपीएसपी के अंदर जो या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हम ये भी डाल दें कि सब लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, आज बेसिकली आप देखते हो ना कितना ज्यादा टैक्स की इवेजन होता है, कितने लोग टैक्स पे नहीं करते। तो अगर मान लो मुझे ये बनाना है कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करते हैं कि एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करते हैं जिसमें अपन कंपलसरी कर देते हैं कि सभी सिटीजन की ड्यूटी है कि हर सिटीजन क्या करे, अपना टैक्स पे करे। फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ और रिफॉर्म करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की वर्किंग में कुछ चेंज करते हैं। तो ये सब क्या है, मेरे माइंड में आने वाले आइडियाज है। यही सेम आइडियाज कब आए, ये प्लेटो के माइंड में भी आए, ये एरिस्टोटल के माइंड में भी आए। तो सबसे पहले माइंड में है आपका आइडिया, सबसे छोटा एलिमेंट है आपका आइडिया। आइडिया से बेसिकली थॉट्स डेवलप होना चालू हुई। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आप देखोगे, प्लेटो ने बेसिकली सोचा कि उसने आसपास देखा। प्लेटो के टाइम पे बेसिकली आप देखोगे वहां पे स्पार्टा करके भी एक था। अब स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम प्लेटो ने देखा कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या स्टेट चलाता है, क्या प्राइवेट स्पॉन्सर्ड है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट है वहां पे। तो उसने कोई चीज देखी, फिर सोची कि नहीं इसमें एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर बेसिकली आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी मेंटल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो जस्ट पहले माइंड में आया आइडिया। इन आइडियाज से बेसिकली डेवलप हुआ आपका थॉट। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, और ये सारी की सारी चीजें जो पॉलिटिकल साइंस में डेवलप हो रही है डिबेट फॉर्म में डेवलप हो रही है। जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि जस्टिस का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैंने पूछा कि आप क्या बताओगे जस्टिस का मतलब क्या है, बोलो आपके अकॉर्डिंग जो भी हो कि सर हमारे अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब ये है। और उसी से जैसे मैंने एक आइडिया रखा, एक आइडिया पिच किया जस्टिस। अब जस्ट मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है जस्टिस का मतलब क्या है, कुछ भी जो एलिमेंट आप बता सकते हो, बोलो। कुछ भी प्रियम्बल से जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, कहीं तो वर्ड जस्टिस सुना होगा। प्रियम्बल में भी वर्ड आता है अपना सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट विद, सॉरी फेयर ट्रीटमेंट। इन्होंने वर्ड बोला कि इक्विटी मतलब इक्वालिटी हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, सही बोला इन्होंने। अब ध्यान रखना आइडिया कैसे डेवलप हुआ। प्लेटो बेसिकली मैं कोई आइडिया पे डिस्कशन कर रहा हूं तो ये 5 लोग हैं, तो आपस में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि सर प्लेटो ने, अब मेरे अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब है कि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज अच्छे से करें तो जस्टिस होगा सब लोगों के साथ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला पास वालों ने कि अगर मैं फ्रेंड के साथ अच्छा कर रहा हूं, मतलब फ्रेंड के साथ अच्छा करूं और एनिमी के साथ बुरा करूं तो वो मेरे लिए जस्टिस है। अब जैसे फिर तीसरे ने कुछ अलग बोला, अब इन्होंने अपने आइडिया दे दिए। अब प्लेटो क्या कर रहा है, इनको काउंटर कर रहा है। तो प्लेटो बोलता है कि आपने बोला कि आप अपने फ्रेंड के साथ तो अच्छा कर लोगे और एनिमी के साथ बुरा कर लोगे। तो प्लेटो ने बोला कि जस्टिस में कभी हार्म प्रिंसिपल आता ही नहीं है, जस्टिस कभी रिवेंज पे बेस्ड हो ही नहीं सकता। तो आपके आइडिया को मैंने काउंटर किया।
फिर इन्होंने बोला कि जस्टिस का मतलब ड्यूटीज है। प्लेटो ने बोला ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ड्यूटीज भी कैसी हो, जहां पे आप उसको फेयर ट्रीटमेंट के साथ करें, सभी लोगों के साथ इक्वालिटी से बिहेव करें, ठीक है, ऐसा ना करें कि आपको किसी को ज्यादा फेवर कर रहे हो, किसी को फेवर नहीं कर रहे। तो आपका ड्यूटीज विद आपकी फेयर ट्रीटमेंट या सबको आप इक्वालिटी के साथ देखें। फिर तीसरे पर्सन ने कुछ और बोला, उन्होंने बोला होगा कि कोई भी वर्ड उन्होंने बोल दिया होगा। तो प्लेटो क्या कर रहा है, डिस्कशन के साथ आइडियाज को डेवलप कर रहा है, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच, जिसमें डिबेट भी होगा, डिस्कशन भी होगा। तो पहला एलिमेंट यहां पर निकलेगा कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग ए आइडिया, तो आइडिया पे एक डिबेट होगी। जब डिबेट के बाद वो एक अच्छा स्वरूप लेगा तो वो बन जाएगा एक पॉलिटिकल थॉट, जैसे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, या बेसिकल की एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी। कोई सी भी आप थ्योरी ले लीजिए। तो थ्योरी कब बनेगी, जब पहले तो आइडियाज आएंगे, फिर आइडियाज पे एक डिबेट होगी और फाइनली एक कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे मैंने कंक्लूजन निकाला कि जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे सब लोग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जो सब लोगों के साथ सोशल हार्मनी लेकर आएगा, जहां पे सब लोग मिलजुल के रहेंगे। जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जो लास्ट माइल पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी बेसिकली क्या कर पाएगा, उसके साथ फेयरनेस कर पाएगा, उसके साथ इक्वालिटी कर पाएगा। जस्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जो चाहे फ्रेंड हो चाहे एनिमी हो, सब लोगों के साथ ऑलवेज अच्छा करेगा, किसी के साथ कुछ हार्म प्रिंसिपल या कुछ रिवेंज की भावना आएगी नहीं। तो ये 4-5 चीजें अपन ने निकाल ली। तो जस्टिस क्या लेकर आएगी, जस्टिस एक एक्सीलेंस लेकर आएगा। जस्टिस हमें पर्सनल स्पेयर में एक ऐसी चीज देखा कि हम क्या बन जाएंगे, हमारी सोल भी जस्ट बन जाएगी। सोल जस्ट बनेगी तो उससे जो इंसान बनेगा वो भी जस्ट बनेगा। जस्ट मतलब एथिकल, और जस्ट मैन से बेसिकली आपकी जस्ट सोसाइटी भी बनेगी, और जस्ट सोसाइटी से आपका जस्ट स्टेट भी बनेगा। जस्ट मैंने एक डिस्कशन किया कि एक आइडिया से कितनी बड़ी चीज हो गई। अगर मैं सब लोगों को एथिकल बना देता हूं, सब लोगों को मोरल बना देता हूं, सब लोग अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं, सब लोग आपस में सोशल हार्मनी में रह रहे हैं, सब लोग ये केयर कर रहे हैं कि जो लास्ट माइल पे बैठा व्यक्ति है, जो वल्नरेबल पर्सन है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन है, उसका भी वेलफेयर हो, तो एक सोसाइटी कैसी बन जाएगी, जस्ट सोसाइटी बनेगी। लेकिन जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए पहले अंदर का तो प्योर हो। मैं तो क्या करूं, अपनी ड्यूटीज तो अच्छे से करूं। तो सबसे पहले आपको अपनी सोल को क्या बनाना पड़ेगा, जस्ट आत्मा। आत्मा एथिकल होगी तो आपका इंसान एथिकल होगा। इंसान एथिकल होगा तो सोसाइटी तो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ही है, तो उससे आपकी सोसाइटी क्या बनेगी, एथिकल। और सोसाइटी अगर एथिकल बन गई तो स्टेट क्या है, सोसाइटी का एक बड़ा फॉर्म है, तो उससे क्या बन जाएगा। तो जस्ट बताने का पर्पस हुआ कि हमने एक आइडिया से एक थॉट डेवलप कर ली है। एक आइडिया आया था, सिर्फ एक मैंने आपके सामने पिच किया कि बताओ जस्टिस के बारे में क्या बताओगे। तो जस्टिस के बारे में हम एक पूरा का पूरा क्या डेवलप कर लेंगे, एक पॉलिटिकल थॉट, जिसमें बेसिकली पहले सिर्फ वो जस्टिस आइडिया था, अब वो आइडिया स्टेट से भी जुड़ चुका है, सोसाइटी से भी जुड़ चुका है। पॉलिटिकल क्यों लगाया, पहले सिर्फ एक आइडिया था जस्टिस। जस्टिस एक यूनिवर्सल वैल्यू है, जस्टिस तो सबके लिए है ना, सिर्फ मैं थोड़ी बोलूंगा जस्टिस स्टेट के लिए चलेगी या आपके लिए चलेगी। तो जस्ट आपने सोचा कि इस ऑप्शनल में जब हम पहले बेसिक चीज डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले डेवलप हो रहा है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट कहां से बनी, आपके आइडिया से। आइडिया क्या था, जस्टिस का। ऐसे ही अपन इक्वालिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे ही अपन पावर भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे ही अपन डेमोक्रेसी भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सब क्या है, आइडियाज बोल सकते हो या वैल्यूज बोल सकते हो। यही है, डेमोक्रेसी एक वैल्यू भी है, जस्टिस एक वैल्यू भी है, जस्टिस एक आइडिया भी है। तो अपन ने उस आइडिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, थॉट में। और जब उसको स्टेट से आपने रिलेट कर दिया, स्टेट भी जोड़ दिया, सोसाइटी भी जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, आपका एक पॉलिटिकल थॉट। समझ आ रहा है ये आपको। तो इस ऑप्शनल में पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला कि फर्स्ट थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट द स्टेट। मैंने स्टेट की डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन बताने के बाद मैंने आपको थर्ड चीज बोली कि अब हमें क्या करना है, उस स्टेट के बारे में सोचना है। उस स्टेट में एजुकेशन कैसा होगा, जस्टिस कैसा होगा, वहां का रूलर कैसा होगा, वहां के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होंगे। उसमें जस्ट मैंने एक आइडिया दिया आपको कि अगर मैं एक आइडिया से एक थॉट डेवलप कर पाता हूं, मतलब एक पूरी की पूरी थ्योरी मैंने बना दी। अब दूसरी चीज सोचना, अब बहुत सारी पॉलिटिकल थॉट को मैंने कलेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगी वो, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। जैसे कि अभी मैंने अपन को जस्टिस पे डिस्कशन किया, ऐसे ही मैं डिस्कशन आपसे एजुकेशन पे कर लूं, ऐसे ही डिस्कशन में बेसिकली आपको पावर पे कर लूं, ऐसा ही डिस्कशन में आपसे इक्वालिटी पे कर लूं, तो बहुत सारी थॉट का कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलोसॉफी का मतलब क्या है, फिलोसॉफी का मतलब बेसिकली हो जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल थॉट्स, उनका सबका कलेक्शन क्या बन जाएगा, आपकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी। जैसे एग्जांपल देता हूं,
एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बोलूं कि जो प्लेटो की फिलोसॉफी है, ठीक है, जस्ट मैं आपको यहां पर अगर समझाऊं कि अगर पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो है, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सर आप मुझे समझाओ कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो क्या है, क्योंकि प्लेटो को क्या बोला जाता है, प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी या फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, ठीक है, कि प्लेटो की बहुत सारी थॉट्स थी जो पॉलिटिकल थॉट्स थी, जैसे कि मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज ले ली, ठीक है, मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज यहां पे ले ली, मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन ले ली, मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फैमिली ले ली, मैंने प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस ले लिया, और इन सबको कंपाइल करके क्या बोल दिया, ये क्या हो गया आपका पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ ए थिंकर। ठीक है, तो जस्ट ये बताने का पर्पस है कि जब आप अलग अलग मुद्दों पे बहुत सारे आइडियाज डेवलप करोगे और सबको कलेक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका पॉलिटिकल फिलोसॉफी। समझ आ रहा है व्हाट डज मीन बाय स्टेट, व्हाट डज मीन बाय आइडियाज, आइडियाज से कैसे आपकी थॉट्स बनती है, और ये सारी की सारी प्रोसेस कैसी है, जो मैंने आपको लिखा भी होगा ब्राउचर में कि हम क्या पढ़ते हैं, डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब है कि एक तो देखो, एक तो मैं आप मेरे से पूछते कि जस्टिस के बारे में बताओ, मैं फटाफट से 5 पॉइंट लिख कर दे देता कि ये 5 पॉइंट है आपको, इसमें कोई डिस्कशन किया मैंने मेरे आइडियाज लिख दिए ना। एक्चुअली मेरे से कोई पूछता जस्टिस के 5 आइडिया लिखो, मैंने जस्टिस के 5 आइडिया लिख के आप लोगों को दे दिए, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उसको डिस्कशन के लिए छोड़ दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, फिर आप बोलोगे सर ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरा पर्सन बोलेगा ऐसा होना चाहिए, फिर जब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया उसका सिंथेसिस हमने निकाल लिया कि एक्चुअली थ्योरी ऑफ जस्टिस ये है। तो जब भी पॉलिटिकल साइंस में आंसर भी लिखे जाते हैं तो डायलेक्टिकल अप्रोच का मतलब है, आपने जैसे प्लेटो ने जो बोला उसको एरिस्टोटल क्रिटिसाइज कर रहा है, एरिस्टोटल ने जो बोला उसको अदर थिंकर क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन लास्ट में एक आइडिया निकल के आएगा आपको। सबका क्रिटिसाइजेशन करने के बाद भी मैं बोलूंगा कि कम से कम प्लेटो ने शुरुआत तो की, प्लेटो ने कम से कम ये तो बताया कि स्टेट में कैसे देखेंगे, भले ही आइडियलिस्ट बताया, लेकिन आज भी प्लेटो को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी अगर किसी का फुटनोट है तो वो है प्लेटो और एरिस्टोटल का। अगर उन्होंने कदम ही नहीं बढ़ाया होता तो आगे वाले थिंकर्स उस पर चल कैसे पाते। कम से कम चाहे सही सोचा गलत सोचा, चाहे आइडियलिस्टिक सोचा, कम से कम सोचा तो सही। तो इसीलिए प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी, या बेसिकली ये भी बोला जाता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी के कोई जनक है तो वो है प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो के गुरु थे बेसिकली सोक्रेट्स, लेकिन सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं था, उनका कंपाइलेशन नहीं था। सोक्रेट्स से भी काफी सारे आइडियाज प्लेटो ने लिए थे, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको इन तीनों वर्ड्स में अंतर समझाना चाह रहा हूं। ये समझ में आया, आइडिया, आइडिया से पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थॉट से पॉलिटिकल फिलोसॉफी। अब बोलोगे सर हमारे पेपर का नाम तो पॉलिटिकल साइंस है, आपको ये लगा देना चाहिए पीएसआईआर की जगह पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यही कर देना चाहिए पेपर का नाम तो, जबकि सर आप तो हमें साइंस पढ़ा रहे हो। तो पॉलिटिकल साइंस, अब दूसरा मुद्दा आता है ना कि सर इसमें हमें समझाओ कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी में फर्क क्या है। हमको तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी पढ़ना चाहिए था जब सारे थिंकर्स की थॉट ही पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से समझना, पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस में जब अपन फर्क देखते हैं कि क्यों हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पे चले गए और पॉलिटिकल फिलोसॉफी की जगह, और क्या फर्क है पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस में, ये लिखवाऊंगा मैं भी आप लोगों को सारा। ठीक है, अब देखो यहां से समझना, पॉलिटिकल फिलोसॉफी किस पे आधारित है, वैल्यूज पे आधारित है। अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं तो आपको वैल्यू बेस्ड बोल सकता हूं इसको मैं, क्योंकि इसमें साइंस कहां पे है। अगर जहां पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, आप किससे जस्टिस की बात कर रहा हूं, मैं आपसे इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बेसिकली लिबर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बेसिकली, ये क्या है, सब वैल्यूज ही तो है। साइंस का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जर्वेशन करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे। साइंस तो सब लोग समझते हो कि साइंस तब आएगी जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, कोई ऑब्जर्वेशन करके निकाला है, कोई डेटा एनालिसिस आप लोगों ने किया है। ऐसा तो कुछ अभी तक मैंने किया नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी होती है वैल्यू बेस्ड, ठीक है। अब आपको समझाता हूं कि साइंस कैसे आना चालू हुई। एरिस्टोटल ने, जस्ट प्लेटो के बाद जो नेक्स्ट थिंकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एरिस्टोटल ने, आप सोचो हम तो एक किताब नहीं पढ़ पाते कॉन्स्टिट्यूशन की, एक किताब में हमें लगता है इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सारे आर्टिकल है, कैसे पढ़ पाएंगे। एरिस्टोटल ने अपने टाइम के 158 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। हमसे कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अलावा दूसरा अगर मैं कल आपको रख दूं कि आपको थोड़ा यूएसए का भी पढ़ना है, थोड़ा जापान का भी पढ़ना है, थोड़ा ब्रिटेन का भी पढ़ना है, 3 किताबें आपको दे दूंगी, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़नी है इंडिया के साथ, पढ़ पाओगे क्या?
उन्होंने बेसिकली अपने टाइम के 158 से ज्यादा छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उनको स्टडी करके ऑब्जर्वेशंस निकालना चालू किए। ये समझना यहां से यहां तक की शुरुआत कब होना चालू हुई, क्योंकि एरिस्टोटल को ही सबसे पहले फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की ऑब्जर्वेशन लाने की। ऑब्जर्वेशन का मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन करना चालू किए कि इंडिया में जैसे कोई भी जगह पे, कई जगह सिंगल पार्टी क्यों है, कई जगह डबल पार्टी क्यों है, कई जगह मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। आज अपन देखते हैं ना, जैसे यूएसए के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। कभी आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों एक जगह डबल पार्टी है, क्यों एक जगह ड्यूअल पार्टी है, क्यों एक जगह मल्टी पार्टी है? आपने कभी क्वेश्चन किया कि हमारे प्रेशर ग्रुप्स का नेचर अलग क्यों है और यूएसए के प्रेशर ग्रुप्स का नेचर अलग क्यों है? आपने कभी क्वेश्चन किया कि इलेक्शन कमीशन आज अपना पूरा का पूरा एनालिसिस देता है, तो आज आप देखोगे हर पोल वाइज पूरा का पूरा डेटा आता है, किस पे कितने महिला वोटर थे, किस पे कितने दिव्यांग वोटर थे, किस पे कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ। ये सब कुछ किससे संभव हुआ है? ऑब्जर्वेशन ही तो है। आज आप सोचो, पूरा का पूरा ये पूरा बड़ा बिजनेस है। आज पूरे का पूरा पॉलिटिकल एनालिस्ट की जॉब होती है, मतलब ये सब पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनके सबके अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं। पूरा का पूरा इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है जो पूरा का पूरा काम करता है पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स पे। क्या पहले कभी डेटा एनालिटिक्स देखा था क्या आपने, कि जहां पे आप साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो, पूरा का पूरा डेटा है जो डेटा बताएगा इस बूथ पे इस बार वुमन पोलिंग कम हुई है, इस बार इस पे दलित वोटर्स कम आए हैं, इस बूथ पे ज्यादा आए हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन से, डेटा से और फैक्ट से। तो उसकी सबसे पहले शुरुआत की थी एरिस्टोटल ने, जहां पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशंस करना चालू किए गए, डेटास का यूज करना चालू किया गया, फैक्ट्स का यूज करना चालू किया गया, ताकि इसको क्या बनाया जाए, साइंस बनाया जाए। अभी भी बेसिकली इस पे क्वेश्चन होते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज ए स्ट्रीम क्या क्या चीजें हैं, तो वो बाद में करेंगे, बट पहले दिमाग में समझ आए कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी का मतलब स्टडी ऑफ आइडियाज। यहां पे आप किसकी स्टडी कर रहे हो, यहां पे यू आर स्टडी ऑफ आइडियाज, यहां पे आप आइडियाज की स्टडी कर रहे हो। जबकि यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो। यहां पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कंपैरिजन कर रहे हो, उनके सारी की सारी चीजें निकाल रहे हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है और जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका की कोई सी भी 2 कंट्री उठा लो या साउथ एशिया की कोई सी भी 2 कंट्री उठा लो, ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और एक दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज है, क्या नेचर सेम रहेगा क्या एडमिनिस्ट्रेशन का? आप सोचो, जैसे आज आप लोग देख रहे हो अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉल दिखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक डिक्लाइन आज अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। जबकि आप लोग देखोगे जब 1947 के बाद अपन देखते हैं या 1945 के बाद आप देखते हो, तो धीरे धीरे सभी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलना चालू हुई थी। 1980 1990 तक मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज को भी फ्रीडम मिल गई थी। तो धीरे धीरे उन्होंने जिन कंट्रीज ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने का ट्राई किया, उनमें से मोस्टली क्या रही, फेलियर रही। क्यों? क्योंकि आप समझना, वेस्टर्न लोग क्या चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए, यही चाहते थे। पूरे के पूरा जो यूरोप है, पूरा का पूरा यूएस है, क्योंकि उनका सिस्टम कैसा था, डेमोक्रेटिक, तो उन्होंने अपना सिस्टम थोप दिया किस पे, पूरे वर्ल्ड पे, कि हमारे पास डेमोक्रेसी है तो उनके पास भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन क्या उन सभी कंट्रीज के पास इतनी डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग थी क्या कि वो डेमोक्रेसी को झेल पाए या डेमोक्रेसी को संभाल पाए? तो आप देखोगे इंडिया तो एक एक्सेप्शन में आता है, बाकी मोस्टली कंट्रीज, चाहे अफ्रीका से ले लीजिए, चाहे साउथ एशिया से ले लीजिए, उनकी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई। चाहे आप अपने आसपास पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, यहां पर ही देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, अपने आसपास की कंट्रीज का एनालिसिस कर लीजिए, जहां पे आपको डेमोक्रेटिक फॉल देखने को मिलेगा। पूरा अफ्रीका तो डूब ही गया, अफ्रीका में तो कितने ज्यादा कू चल रहे हैं, मिलिट्री कू वगैरह आप लोग देखोगे। तो इसका पर्पस ये है कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स आर डिफरेंट। डेवलप्ड कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। वहां पे क्या ब्रेक्जिट के टाइम पे बेसिकली लोगों से पूछा गया ब्रेक्जिट करना है या नहीं करना, पूछा गया ना। यूरोप के अंदर जब आप बात करोगे, ब्रेक्जिट का नाम सुना है? ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द यूरोप, क्योंकि पहले ब्रिटेन किसका पार्ट था, यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। अभी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया, तो वहां पे पहले पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, पहले वहां की जनता से पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हो या अलग होना चाहते हो। उनकी वोटिंग हुई, 48% लोगों ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, 52% ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। अब ऐसा ही कोई मुद्दा आ जाए, इंडिया में वोटिंग करा लो, वोटिंग कैसे चलेगी इंडिया में, कास्ट के अकॉर्डिंग चलेगी,
ठीक है, रिलीजन के अकॉर्डिंग चलेगी। क्या ये दिमाग लगाएंगे क्या कि अपने लिए इसमें रहना सही है या नहीं है, इससे माइग्रेशन के क्या इश्यूज होंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट के क्या इश्यूज होंगे, ठीक है, ये दिमाग लगेगा क्या? अपना दिमाग लगेगा कि कास्ट वाले लीडर ने बोल दिया इसके अगेंस्ट में वोट देना तो इसके अगेंस्ट में देना है, ठीक है, फिर हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। रिलीजन के नाम पे मुद्दा आ गया तो रिलीजन के नाम पे वोट देना है। तो आज भी आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा इश्यूज है। कई सारे इंडेक्स के अंदर आज भी इंडिया को फ्लोड डेमोक्रेसी के नाम से बताते हैं। फ्लोड का मतलब जो इन बिटवीन है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी भी नहीं आई और पूरी तरह से बेसिकली आपकी अदर सिस्टम मतलब नहीं है, बीच में कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। आज भी कास्ट, आज भी रिलीजन, आज भी एथनिसिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, आपको अयोध्या वाली सीट का एग्जांपल दिया था, फैजाबाद वाली सीट का, ठीक है, जहां पे रिलीजन पे कास्ट भारी पड़ा, ठीक है। यूपी के अंदर कास्ट फैक्टर देख सकते हो, राजस्थान के अंदर कास्ट फैक्टर देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी। तो बताने का मतलब है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। मैं यहाँ पे जो मुद्दा बताना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस में हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि नेचर क्या होगा पॉलिटिकल सिस्टम्स का। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम अलग होंगे, डेवलपिंग के अलग होंगे, और बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड के पॉलिटिकल सिस्टम अलग होंगे। तो हमको पॉलिटिकल साइंस ये भी सिखाएगा कि सबको एक नजर से नहीं देख सकते। अगर ये बेसिकली G7 वाले हैं, G7 में कौन है? सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर ये सब G7 वाले हैं और आप सब बेसिकली डेवलपिंग वाले हो और ये लीस्ट डेवलप्ड वाले हैं, अब मुझे कानून बनाना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता तीनों के लिए सेम कानून बना दूं। कभी प्रैक्टिकली पहले को ट्राई किया गया, बट वो सब क्या हो गए? फेलियर हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज अलग है, इनकी मटेरियल कंडीशंस अलग है, आप लोगों की अलग है और इन लोगों की अलग है। तो मुझे तीनों जगह अलग अलग ऑब्जर्वेशन से, अलग अलग डेटा साइंस से निकालना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है? तो इसके लिए बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कैसी है? इंपीरिकल है। इंपीरिकल का मतलब जो बेस्ड है ऑब्जर्वेशंस पे, जो बेस्ड है डेटा पे। और पॉलिटिकल फिलोसॉफी कैसी है? ये है बेसिकली आपकी, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है वैल्यू पे आधारित है, जो वैल्यूज पे बात करती है, न कि बेसिकली डेटा पे और फैक्ट पे। ये देखेंगे कि सब लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, सब लोगों को इक्वालिटी मिल रही है, सब लोगों को लिबर्टी मिल रही है। तो ये काम करेंगे वैल्यूज पे, ऐसा होना चाहिए। ये बिलोंग करते हैं, इनको अगर बोलूं मैं, वोट और टू बी। जैसे गांधी जी बोलते थे राम राज्य बनना चाहिए, प्लेटो बोलता था कि बेसिकली मेरा स्टेट आइडियल स्टेट बनना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ये बात करते हैं वोट और टू बी। ये बात करेंगे वोट इट इज, कि अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन देखो, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये लोग कैसे हैं? प्रैक्टिकल है। ये लोग कैसे है? साइंस वाले। साइंस प्रैक्टिकल पे काम करेगा ना, साइंस से थोड़ी बोलेगा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक भारत चांद पे पहुंच जाएगा। साइंस जब पहुंचेगा तभी डिक्लेरेशन करेगा ना कि हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। लेकिन जब बेसिकली पहुंच गया तभी बोलेगा कि हाँ, आज हम इंडिया चांद पे पहुंच गया है। तो ये बिलीव करते हैं प्रेगमेटिक, इसको बोलते हैं, ये जो वर्ड लिखे ना मैंने, ये है बेसिकली प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक मतलब जो बिलीव करता है प्रैक्टिकल साइंस में। और ये बेसिकली क्या है? आइडियलिस्टिक। ये है आपकी आइडियलिस्ट। और इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं यूटोपियन। ये मैंने बेसिक्स बताए पॉलिटिकल साइंस के, जहां पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में जाए। फर्स्ट थिंग, जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, यू हैव टू थिंक अबाउट द स्टेट। स्टेट का मतलब बहुत जनरल डेफिनेशन, एक डेफिनेट टेरिटरी। अपना रूम याद करो, रूम के अंदर आप सब मेरी प्रजा हो, पॉपुलेशन हो आप सब लोग, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद आप सब लोगों के लिए एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और आपकी ये टेरिटरी क्या है? सॉवरेन है। पास वाले लोग बेसिकली यहाँ पे आके इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? स्टडी ऑफ स्टेट करना है। अब स्टेट को बेसिकली सब थिंकर्स क्या चाहते हैं? कि स्टेट अच्छा बने, ठीक है। अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपने अपने टाइम पर अपने अपने आइडियाज रखे, अपनी अपनी थ्योरीज रखी। तो सबसे पहले आइडियाज जब रखते गए तो आइडियाज से क्या बनता गया? एक पॉलिटिकल थॉट बनता गया, पॉलिटिकल थियरीज बनती गई, ठीक है। पॉलिटिकल थियरीज भी तो इसी से बनी, और उनके कलेक्शन से एक वाइडर क्या बना? एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी। जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है, तो फिलोसॉफी बड़ा टर्म हो गया किसका? पॉलिटिकल थॉट्स का। और अगर फिलोसॉफी और साइंस में आपको कंपेयर करना है तो फिलोसॉफी कैसी है? नॉर्मेटिव है, वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। साइंस कैसी है? इंपेरिकल है, ऑब्जर्वेशंस पे आधारित है। यहां पे बेसिकली मैं प्लेटो को फादर क्या बोलता हूं? वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी का फादर प्लेटो को बोलता हूं। यहां पे पॉलिटिकल साइंस का फादर एरिस्टोटल को बोलता हूं, क्योंकि एरिस्टोटल ने अपने टाइम के 158 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। और इन्होंने बेसिकली क्या किया? इन्होंने पूरा का पूरा थ्योरीज दी कि मेरा स्टेट आइडियल स्टेट कैसे बने।
इसीलिए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि इनके टाइम पर डेमोक्रेसी होते हुए भी बेसिकली लोगों पे एक्सप्लॉयटेशन थे, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, सिटी डिवाइड हो रही थी, सिटी ऑफ रिच और सिटी ऑफ पुअर के अंदर। सोक्रेट्स को मार दिया गया। तो इन सब के बाद लगा कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, कोई दूसरी फॉर्म लानी चाहिए। तो इनकी फॉर्म कैसी थी देखा जाए? अब इसमें आप सोचना कि प्लेटो बोल रहा है कि एक को राजा बना दो, उस राजा का नाम क्या दे दिया? फिलोसोफर किंग। तो देखा जाए तो इनकी कैसी है ये गवर्नमेंट, कैसी बनेगी? मतलब ये मोनार्की बनेगी। देखा जाए तो मोनार्की होगी ना, लेकिन इनकी मोनार्की भी अलग थी। इनका किंग ऐसा नहीं था जो लोगों को एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि इन्होंने किंग ही ऐसा बना दिया। आप सोचो, ये बोल रहे हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। प्लेटो बोलता है कि किंग ऐसा पर्सन होगा जिसका फैमिली से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, जिसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास न प्राइवेट प्रॉपर्टी है, न कोई फैमिली है, और उसको पढ़ा लिखा भी अच्छा दिया। 50 साल तक तो प्लेटो पढ़ा ही रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइप की एजुकेशन दी जा रही है, उसको पूरा ट्रेन किया जा रहा है 50 साल तक कि बिल्कुल परिपक्व आदमी बनेगा जो भी किंग बनेगा। अब बेचारे की कोई इमोशंस बचे ही नहीं ना। इमोशंस कहां पे जाते हैं? थोड़ा फैमिली में जाएंगे, ठीक है। बीवी बच्चों का भी इन्होंने सॉर्टेड कर दिया काम। क्या कर दिया कि स्टेट डिसाइड करेगा कि बेसिकली कौन किससे शादी करेगा, और उसका पर्पस भी क्या होगा? केवल और केवल फॉर क्रिएशन। बच्चा होने के बाद बच्चे को भी स्टेट ले लेगा, और दोनों अपने हिसाब से अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं। तो आप सोचो उन्होंने क्या करा? इमोशनल एलिमेंट रखा ही नहीं कहीं पे। तभी तो उन्होंने बोला बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक सोच लिया, क्योंकि वो क्या बनाना चाह रहे हैं? वो बनाना चाह रहे हैं कि एक ऐसा किंग बने जिसका किसी से मोह ही ना रहे। काइंड ऑफ सन्यासी को किंग बना दिया ना उन्होंने, देखा जाए तो ऐसा उनका पर्पस नहीं था कि किंग बेसिकली किसी को एक्सप्लॉइट करे, किसी के राइट्स खाए। वो चाहते थे कि एक ऐसा किंग बने जिसके राज्य में न करप्शन हो, जिसके राज्य में न इनइक्वालिटी हो, जिसके राज्य में न भेदभाव हो। ऐसा उनका परसेप्शन था जो वो सोच रहे थे। लेकिन इसको भी एरिस्टोटल ने बोला कि ये सब पॉसिबल नहीं है, ये हटाओ। लेकिन कम से कम इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी। तो थोड़ा सा लिखते हैं अपन, ये समझ में आए 3-4 चीजें। व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज आइडियाज, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, what is political philosophy and what is political science। ये 4-5 चीजें समझ आई, ठीक है। थोड़ा सा लिखो, हेडिंग डाल दो, नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें लिखो, पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द एक्सपोजिशन ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सपोजिशन ऑफ आइडियाज। Political thought begins with the exposition of ideas, values, exposition of ideas, values, and various proposals that can influence the बोर्ड पे लिखा हुआ है, and various proposals that can influence the policies of state, that can influence the policies of state। In other words, political thought begins and ends. In other words, political thought begins and ends with the state. In other words, political thought begins and ends with the state। मतलब political thought is centered around the state।
चालू भी वहीं से होती है और खत्म भी वहीं पे होती है। तो इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल थॉट बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, फुल स्टॉप। इट डील्स विद it deals with political structure, it deals with political structure, it deals with political structure and institutions, it deals with political structure and institutions, to deal with the theories of state, to deal with the theories of state, to deal with the theories of state, comma, legal frameworks, theories of state, comma, legal frameworks, बोर्ड पे लिखा हुआ है, theories of state, comma, legal frameworks, comma, division of power, comma, division of power, legal frameworks के बाद comma, division of power and various forms of representations, and various forms of representations, and various forms of representations, and various form of representations. ठीक है, अब नीचे इस टाइप से दो डायग्राम बनाएंगे। पहले एक डायग्राम बनाएंगे स्टेट का, ठीक है, इसके नीचे ये बनाओ इस टाइप से स्टेट, और स्टेट को इस टाइप से बना लो। फर्स्ट पॉइंट, अ परमानेंट डेफिनेट टेरिटरी, बोर्ड पे लिखा हुआ है अ परमानेंट डेफिनेट टेरिटरी। सेकेंड, अ परमानेंट डेफिनेट टेरिटरी। सेकेंड, associated population of state, associated population. Third, a governing structure, Fourth, elements of sovereignty, बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरा, एलिमेंट ऑफ सोवेनिटी। ठीक है, यस। परमानेंट डेफिनेट टेरिटरी का मतलब, जैसे कि फर्स्ट थिंग तो डेफिनेट का मतलब, जैसे इंडिया है, अपनी बॉर्डर्स है ना, अब बेसिकली हम क्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि ये बेसिकली हमारा लैंड बॉर्डर है, ये हमारा सी बॉर्डर है। अब आप तो कल अपनी लैंड बॉर्डर को आगे बढ़ा लोगे, जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने क्या कर दिया, आज इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी लाइन बिछा दी। मतलब ये बेसिकली अपना क्या होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, जो अपन को डिसाइड कर रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो इंडिया की यहाँ पर बाउंड्री है, चाइना की यहाँ पे बाउंड्री, बीच में अपन ने बफर जोन भी छोड़ा हुआ, याद हो तो अगर आपको, इंडिया चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चाइना क्या करता है, धीरे धीरे यहां से यहां पे खिसक जाएगा आगे, फिर यहां से यहां पे खिसक जाएगा आगे। तो चाइना को अपन क्या बोलते हैं कि चाइना किसका वायलेशन कर रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी। अखबारों में पढ़ा होगा ना, जब चाइना क्या करता है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि एलएसी पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना किसको वॉयलेट कर रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी को। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी एक बफर जोन है, जहां पे न चाइना क्लेम करेगा ना इंडिया क्लेम करेगा। ये इसीलिए छोड़ी गई है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब दोनों को सामने सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो डेली गोलियां चलेगी फिर तो ये इसलिए डेफिनेट टेरिटरी बोला जाता है, और परमानेंट वर्ड लगाया जाता है कि परमानेंट डेफिनेट टेरिटरी है हमारी। इसीलिए रूम की ये मैंने चारों दीवारें क्यों बोली, अदरवाइज मैं क्लेम कर लेता है थोड़ा सा, कल पार्टीशन को उधर आगे किसका दूंगा, तो मेरी टेरिटरी बढ़ जाएगी ना। अब बढ़ाते ही बेसिकली वो भड़केंगे और दोनों में क्या चालू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे। इसलिए अपन को अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना होता है, इसलिए हमारी लैंड बॉर्डर भी होती है, हमारी सी बॉर्डर भी होती है। और दूसरा पॉपुलेशन और गवर्निंग स्ट्रक्चर। इसी के पास में एक और डायग्राम में बना रहा था, हाँ हाँ, देखो
इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, जो एक फीचर होता है एक्सपेंशनिज्म का, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए, अभी रिसेंटली हमने एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था विद द बांग्लादेश। अगर आपने नाम सुना हो, रिसेंटली एक हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, घर जाके पढ़ना इसको। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, इंडिया और बांग्लादेश का कुछ टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था। हमारे कुछ एनक्लेव्स उधर गए थे, उसके कुछ एनक्लेव्स हमारे पास आए थे। तो जैसे ही उनके एनक्लेव्स हमारे पास आ गए, तो वो जो लोग हैं वो बेसिकली इंडियन टेरिटरी के मेंबर बन जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ एक्सचेंज होता है तो गवर्नमेंट लेवल पे होता है, इसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी किया जाता है, देन वो सारी चीजें होती है। जैसे मान लो आप सिक्किम का एग्जांपल ले लो, सिक्किम को हमने लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया अलग से, तो वो चीज अलग है। अगर अपन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ भी टेरिटोरियल एक्सचेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं, वो वैलिड है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपने पूछा, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा, इंडिया बांग्लादेश का रिसेंट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? इसी के साथ में एक और डायग्राम यहां पर मैं बना रहा था जो आप लोगों के लिए, इसी के साथ में एक डायग्राम बनाइए। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट थिंग इज द आइडिया, ये जस्ट इसका कंपोजिशन दे रहा हूं। आइडिया से बेसिकली आपकी डेवलप हो रही है पॉलिटिकल थॉट्स या थ्योरीज, थॉट्स बोल सकते हो, या बेसिकली आप पॉलिटिकल थियरीज बोल सकते हो। पॉलिटिकल थियरीज से बेसिकली आपकी फर्दर डेवलप हो रही है पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर ब्रैकेट में लिखते हो नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। नॉर्मेटिव ये एक ऐसी है, वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, इस टाइप का एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। फिर फिलोसॉफी से नेक्स्ट ट्रांजिशन अपन कहां पे ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस पे। लिखा यहां तक? फिर इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, ये बनाने के बाद, दोनों बनाने के बाद, पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके नीचे लिखो पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी political philosophy is based on the normative ideas, is based on the normative ideas which deals with, based on normative ideas, बोर्ड पे लिखा हुआ स्पेलिंग, normative ideas, political philosophy is based on the normative ideas which deals with what ought to be, ought to be मतलब या तो what should be भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। which deals with what ought to be, अंडरलाइन करना, rather than what it is, बोर्ड पे लिखा हुआ है rather than what it is, what ought to be या what should be rather than what it is। इसमें लिखो इसी के आगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो इज कंसिडर्ड एज, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी, father of western political philosophy due to his idealistic and utopian ideas, बोर्ड पे लिखा हुआ है due to his आइडियलिस्टिक एंड यूटोपियन आइडियाज। यूटोपियन मतलब आइडियलिस्ट कोई दूसरा वर्ड है, यूटोपियन मतलब जो सोचता है ऐसा होना चाहिए, ड्यू टू इट्स आइडियलिस्टिक
एंड यूटोपियन आइडियाज, और ब्रैकेट में लिख देना उसके फिलोसोफर किंग, ऐसे ब्रैकेट में फिलोसोफर किंग, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग। यहां तक समझ आ रहा है? ये मैंने लिखवाया है कि जस्ट कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी है वो किस पे आधारित है, वैल्यूज पे या नॉर्मेटिव आइडियाज पे। जैसे प्लेटो का क्या आइडिया था कि किंग कौन बनेगा, फिलोसोफर बनेगा, जो कि कैसा आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक आइडिया, यूटोपियन आइडिया है। बट ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे आज ऐसा मत बोलना कि योगी जी बेसिकली पीएम बन जाए या सन्यासी कोई भी पीएम बन जाए तो वो उनका आइडिया, क्योंकि उनका आइडिया बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, जहां पे बेसिकली सारा मोह छुड़वा दिया उन्होंने, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली कोई भी साधु महंत या फिलोसोफर चाहे तो वो सीएम पीएम बन सकता है, लेकिन बेसिकली उसके जो क्राइटेरिया थे उसके अंदर फिट वो नहीं होगा। और हमारे यहाँ पे तो गवर्निंग सिस्टम भी कैसा होगा, जहां पे लोग चुनेंगे या जनता चुनेगी बेसिकली किसको, अपने लीडर को। तो इसमें आगे लिखो, हेडिंग डाल दो नीचे छोटी सी, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस। सब हेडिंग डाल दो इसमें, इसमें लिखो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इसमें लिखो पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज द कलेक्शन ऑफ, पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्कॉलर्स, ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्कॉलर्स, इतना लिख लो। Political philosophy is the collection of various political ideas of different political scholars, ऐसे scholars ऐसे of different political scholars, यहां तक लिखा of different political scholars। Political philosophy is the collection of various political ideas of different political scholars, full stop। Each political philosopher discusses the idea of, each political philosopher discusses the idea of, each political philosopher discusses the ideas of his time, हिज और हर दोनों चलेगा, आइडियाज ऑफ हिज और हर टाइम, एंड द एज, एंड द एज, एंड द एज ही और शी लिव्स इन, एंड द एज ही और शी लिव्स इन। मतलब बोलने का मतलब यहां पर है, इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा, इट मीन्स इसको छोटी सी इस लाइन में बोल सकता हूं, इट मीन्स एवरी थिंकर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, या ईच थिंकर, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ, इज द चाइल्ड ऑफ हिज और हर टाइम्स, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। अब ध्यान से समझना, यहां पे मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको जस्ट समझाया कि जो भी थिंकर होगा उसके टाइम में जो हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, इसको और भी अच्छा समझाने के लिए। जैसे अभी तक अपन प्लेटो और एरिस्टोटल का एग्जांपल दे रहे थे, जब आप और आगे पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सेक्युलरिज्म का नाम सब लोगों ने सुना होगा, पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, पहले आया कहां से, मतलब मैं आपको यहीं से सिखाऊंगा कि सेक्युलरिज्म का ओरिजिन भी इधर से ही दिखेगा आपको। अब कहां से दिखेगा ये बताओ मुझे। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूं इस लाइन को समझाने के लिए, कि हर थिंकर अपने समय का एक बच्चा है, और बच्चे को आप जैसा चीजें दिखाओगे वो वही चीजें ऑब्जर्व करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज डेवलप करेगा।
मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि कच्चे घड़े को आप जैसा चाहो शेप दे सकते हो, पकने के बाद उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जो बच्चा देख रहा है अपने आसपास की सोसाइटी में, जैसे आज अपन देखते हैं घरों के अंदर, अगर बच्चे ने देखा कि यहाँ पर वुमन को इंसल्ट किया जाता है, वुमन को बेसिकली मारा जाता है, तो बच्चे की थॉट डेवलप हो रही है वहां पे, वो देख रहा है कि यहाँ की सोसाइटी के अंदर किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो वो बच्चा वैसी थॉट अपनी डेवलप करता हुआ चला जाएगा। पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर बच्चा बढ़ेगा तो उसकी थॉट पेट्रियार्कल होगी, और अगर इक्वालिटी उसको देखने को मिलेगी तो वो इक्वालिटी के साथ बड़ा होगा। तो अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं एक थिंकर का, समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल है मैकियावेली का। थिंकर का नाम सुना, निकोलो मैकियावेली? अगर इनका नाम सुना हो तो ये बिलोंग करते हैं इटली से। अब इससे समझाऊंगा कि कैसे ये सेक्युलरिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। सेक्युलरिज्म आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, मैंने आपको इसके पीछे कहानी ये आती है कि इटली में जब मैकियावेली का जन्म हुआ था उस समय वहां पे चर्च का काफी ज्यादा डोमिनेंस था, ठीक है। एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द फादर्स, चर्च फादर्स। मतलब चर्च फादर कहां पे भी इंटरफेरेंस करते थे, स्टेट की सारी पॉलिटिक्स के अंदर भी किसका इंटरफेरेंस था, चर्च का इंटरफेरेंस था। जब मैकियावेली ने देखा कि यहां तो इतना ज्यादा करप्शन है चर्च के अंदर, राज्य की हर चीज के अंदर किसका इंटरफेरेंस है, चर्च का इंटरफेरेंस है। चर्च का इंटरफेरेंस मतलब रिलीजन का इंटरफेरेंस। मतलब मुद्दे की बात इन्होंने क्या देखी कि स्टेट के अफेयर्स में कौन इंटरफेयर कर रहा है, रिलीजन। और स्टेट से भी ऊपर कौन चला गया, रिलीजन, क्योंकि रिलीजन एवरीथिंग डिसाइड कर रहा है। भाई स्टेट ऊपर है या रिलीजन, तो इसने माइंड में आया, तो इसने पहली स्टेटमेंट बोली कि सबसे पहले तो मुझे स्टेट और रिलीजन को अलग करना है। अब आप सोचो ये उस टाइप का बच्चा है जो देख रहा है कि जो पूरा का पूरा इटली है वहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेंस है चर्च की, सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी कौन ले रहा है, चर्च ले रहा है। चर्च क्या कर रहा है, स्टेट की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहा है। चर्च में करप्शन भी इतना ज्यादा है, चर्च की वजह से इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इसके दिमाग में आया चर्च मतलब रिलीजन, तो पहले मुझे किसको अलग करना है, रिलीजन को स्टेट से। और सेक्युलरिज्म जब आप लोग पढ़ते हो तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की सबसे पहली लाइन ही ये है, क्लियर सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। यही लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, सेक्युलरिज्म पढ़ा है। सेक्युलरिज्म में इंडिया के रेफरेंस में थोड़ा अलग हो जाएगा। इंडिया के रेफरेंस में हम क्या बोल देंगे, सर्व धर्म संभाव, इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी रिलीजन। किसके रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में। लेकिन जहां से सेक्युलरिज्म आया ना वो है बेसिकली आपकी वेस्टर्न सोसाइटी। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने बोला कि मुझे किसको अलग करना है, मुझे रिलीजन को और स्टेट को कंप्लीटली अलग करना है। और इसने यहां तक बोल दिया, देयर इज नथिंग अबाउट द स्टेट, स्टेट से ऊपर कुछ भी नहीं है, रिलीजन को आप स्टेट से ऊपर नहीं लेकर जा सकते। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में उसने क्या खड़ी कर दी, एक दीवार, जिसको मैंने बोल दिया क्लियर सेपरेशन। यही एक्चुअली क्या था आपका सेक्युलरिज्म, यही था। जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म है उसका पहला वर्ड ये है, क्लियर सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट एंड देयर इज नथिंग अबाउट द स्टेट, स्टेट से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। तो बोलने का मतलब यह है कि जो इन्होंने अपने आसपास देखा और उसके अकॉर्डिंग आइडिया डेवलप किए, और उस आइडिया से इनको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा आइडिया मैं डेवलप करने जा रहा हूं। सेक्युलरिज्म का जो आइडिया था वो इन्होंने बेसिकली उसी टाइम पे डेवलप कर दिया था, इसलिए इनको बोला जाता है। फिर इंडिया में क्या किया, हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग रिलीजन कैसे चलता है, हम तो बोलते हैं कि रिलीजन हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि रिलीजन से पहले हमने वर्ड यूज किया था, अगर मैंने पॉलिटी की क्लास में बताया भी था, धर्म। हमारे यहाँ पे पहले वर्ड यूज होता था धर्म, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि धर्म का मतलब है टू बाइंड द पीपल। आज रिलीजन लोगों को जोड़ता है, लेकिन एक्चुअली धर्म का काम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, टू बाइंड द पीपल। तो हमारी जब एंशिएंट फिलोसॉफी में जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म बनाया ना, आपके क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, पढ़ा हो तो अगर आपने, तो वहां पे इंडियन सेक्युलरिज्म को कैसे बताते हैं कि हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न पे डेवलप नहीं है, हमारा सेक्युलरिज्म डेवलप है हमारी एंशिएंट फिलोसॉफी पे, जहां पे हम रिलीजन की जगह वर्ड यूज करते थे धर्म, और धर्म का काम है टू बाइंड द पीपल, लोगों को जोड़ना और क्या लेकर आना, सोशल हार्मनी लेकर आना। तो हम बोलते हैं कि हमारे लिए धर्म और स्टेट साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए हमने बोला सर्व धर्म संभाव। राज्य, हमारे राज्य का कोई रिलीजन है क्या, भारत को बोलते हैं कि हिंदू राज्य है, मुस्लिम राज्य है। जैसे पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है, मुस्लिम। हमारा कोई रिलीजन हमने नहीं लगाया, हमने क्या बोला, हम सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। तो हमने क्या किया,
हमने सेपरेशन नहीं किया, हमने बोला स्टेट जो रिलीजन है वो स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करता है, रिलीजन स्टेट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसीलिए हमारे लिए दोनों साथ साथ चलेंगे और हम हर एक धर्म का इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन करेंगे। तो जस्ट वो समझाने के लिए मैंने रेफरेंस आप लोगों को दिया कि हर थिंकर के माइंड में जो आइडिया डेवलप हुए हैं वो उस टाइप के डेवलप हुए हैं। अब मान लो आपके मेंस में भी जीएस 1 में सवाल आता है सेक्युलरिज्म का, जीएस 1 में है ना आपका ये टॉपिक, तो जीएस 1 में जब सवाल आए तो आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हो, सेक्युलरिज्म का ओरिजिन बता सकते हो, मैकियावेली का नाम लिख सकते हो कि मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म व्हिच सेज दैट देयर शुड बी ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट एंड देयर इज नथिंग अबाउट द स्टेट। फिर नीचे लिखो हाउएवर इन इंडियन सेक्युलरिज्म वी overtook the concept of dharma which binds the people, and further लिख दो in Indian context secularism means सर्वधर्म समभाव, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, खत्म हो गया आपका। तो आप दोनों को मिक्स करके एक अच्छा आंसर वहां पे दे सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंटेक्स्ट पता है तो। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है सब लोगों को? तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, बट ये समझाने के लिए दिया हर थिंकर वही सोच रहा है जो उसके आसपास चीजें घट रही है। अब आप सोचो कि अगर इटली में चर्च वाली कंडीशन नहीं होती तो क्या मैकियावेली सोचता क्या उस पे, वो कोई दूसरा आइडिया देता। आज जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, हमारे आसपास जो दिक्कतें हैं उसी के अकॉर्डिंग तो आइडिया डेवलप होंगे, या जो इश्यूज है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डेवलप करेंगे, आइडियाज डेवलप होंगे। पूरे वर्ल्ड की जैसी सिचुएशन है वैसे ही आपके आइडियाज देखने को आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो आपने कहां तक लिखा, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, ये लिख लिया। उसके आगे लिखो सो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी is derived from the ideas. So political philosophy is derived from the DERIVED, derived from the ideas. So political philosophy is derived from the ideas and it is based on values, and it is based on values, for example, and it is based on values, for example, justice, equality, liberty, and it is based on values, for example, justice, liberty, equality, etc. Justice, liberty, equality, etc. फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करो, एक और आइडिया इसमें, एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट में आपको देता हूं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द हिस्ट्री। ठीक है, कैसे समझाता हूं आपको कि जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। बताओ कैसे रिलेटेड है? नहीं, हिस्ट्री का मतलब देखो मेरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल थॉट हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। मतलब जैसे मान लो हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, तो ये जो लोग हैं, जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना हिस्ट्री हमारे लिए बेस्ट गाइड है, हिस्ट्री में बेसिकली हमको पता लगता है कि कहाँ पे हमने क्या गलतियां की होगी। जैसे आज भी अपन बोलते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर कई लोग बोलते हैं कि कश्मीर बेसिकली पाकिस्तान के पास नहीं जाता अगर अपन वो गलती नहीं करते तो जस्ट बोलने का पर्पज ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी है या पॉलिटिकल थॉट है वो बहुत सारे आइडियाज कहां से डिराइव करती है, हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री उसको एक रेफरेंस देती है कि पास्ट में कैसा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अपन आइडियाज को फर्दर डिराइव कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट बेसिकली आप सोचो, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रीम है हम हिस्ट्री पे भी आधारित है। हमारा सिलेबस में आप देखोगे हिस्ट्री भी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था पेपर 1 का पार्ट बी हमारे में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ रहा है, हमारे पास पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट भी है, हमारे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस सब कुछ मूवमेंट भी लिखे हुए हैं। अब आप सोचो कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हिस्ट्री देने की जरूरत कहाँ पे आ गई। हमारे पास सोसाइटी भी है कि कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी का क्या रोल है, हमारे पास सोशल मूवमेंट भी है कि वुमेन के मूवमेंट कहाँ चल रहे हैं, एनवायरमेंट के कहाँ चल रहे हैं, सिविल लिबर्टी के कहाँ पे चल रहे हैं, हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन भी है।
हमारे सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है, हमारे सिलेबस में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी है, जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड को, और बेसिकली आपकी अदर कंट्रीज को। हम साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी भी कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक तरह से होलसम पैकेज है, होलसम पैकेज है। यहाँ पे यू हैव टू रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑल्सो, यू हैव टू रीड अबाउट द सोसाइटी एज वेल, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सोसाइटी, आपको सोसाइटी से रिलेटेड फीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज दूसरे को इंपेक्ट करती है। मतलब आप सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या उस पॉलिटिकल सिस्टम पे सोसाइटी का इंपेक्ट नहीं होगा क्या? क्या उस पॉलिटिकल सिस्टम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपेक्ट नहीं होगा क्या? क्या उस पॉलिटिकल सिस्टम पे, अब आप बोलोगे सर नेशनल मूवमेंट, अगर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों ने पढ़ी होगी तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है, सबसे पहले तो हमें चेरिश करना है उन सब नोबल आइडियाज को जो हमने कहां पे यूज किए, फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किए। लिखते हैं ना जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे कि आज गांधी जी के हैं, अहिंसा है, सत्याग्रह है, सर्वोदय है, अंत्योदय है, हम यूज करते हैं सारा का सारा। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पे आपको बहुत सारे सब स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे। तो इसका एक सब स्ट्रीम हिस्ट्री भी है, क्योंकि हिस्ट्री से भी बहुत सारी गाइड कौन लेता है, पॉलिटिकल थॉट। जैसे कि हम जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स में एक थ्योरी आएगी जिसके आगे क्या लगा हुआ है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। वो तो दिखाता है कि हिस्ट्री से कैसे कैसे सारी की सारी चीजें, वो तो बोलता है पूरे के पूरे जो क्लास को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ना, वो अभी से नहीं है, ये बहुत प्राचीन टाइम से हिस्ट्री से चले आ रहे हैं। जैसे एरिस्टोटल के टाइम पर भी दो क्लास थी, एक मास्टर एक स्लेव, ठीक है। अभी भी दो क्लासेस हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्कर क्लास, आज भी तो है ना, दो क्लासेस देखते हैं अपन जनरली। जैसे आज आप देखो केरला के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, हमारी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, सीपीआई नाम सुना है आप लोगों ने इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सीपीआई के ब्रैकेट में कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये लगा होता है एमएल। ये एमएल का मतलब क्या होता है, एम का मतलब मार्क्सिस्ट और एल का मतलब लेनिनिस्ट। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है किससे इंस्पायर है, बाय द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स और बाय द आइडियाज ऑफ लेनिन। तो और ये किसमें बिलीव करते थे, मार्क्स क्या बोलता था कि बेसिकली वर्कर क्लास को किसको उखाड़ फेंकना चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास को। वो तो रिवोल्यूशन में बिलीव करता था। तो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट किसको फेवर करती है, वर्कर क्लास को, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि वर्कर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास। यही तो बोलते हैं वो कि कैपिटलिस्ट क्लास किसको एक्सप्लॉइट करती है, वर्कर क्लास को। तो वो क्या बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है वर्कर्स को यूनाइट होने का और बेसिकली किसको उखाड़ फेंकने का, कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकने का। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे भी बहुत, क्योंकि ये लोग भी तो बेसिकली होशियार है, ये अपने खिलाफ रिवोल्ट होने ही नहीं देंगे। ये अपने खिलाफ बेसिकली इस तरह का वातावरण फैलाएंगे कि हम सब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो वो चीज भी अपन पढ़ेंगे जब ग्रामसी में आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अपन आज देखते हैं ना, उससे भी आप रिलेट कर पाओगे। मतलब आज जो हमारी कंडीशन है, आज हम कैसे बन गए हैं, काइंड ऑफ इकोनॉमिक मैन बन गए हैं। मतलब जैसे कि अभी अपन पढ़ेंगे प्लेटो एरिस्टोटल जब स्टार्ट करेंगे तो वो बोलते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। ये वर्ड बोले मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब हम सोशल जानवर नहीं है भाई, सोशल एनिमल का मतलब हम सोसाइटी के साथ रहना पसंद करते हैं, हम अलग थलग रहना पसंद नहीं करते, हम सोसाइटी के साथ ग्रो करना पसंद करते हैं। लेकिन आज की डायमेंशन क्या बोला जाता है, मैन की सोशल डायमेंशन खत्म हो गई है और उसकी कैसी डायमेंशन आ गई है, इकोनॉमिक डायमेंशन आ गई है। और इकोनॉमिक डायमेंशन में भी आज के टाइम से रिलेट किया जाता है कि हम ऐसे हो गए हैं कि हमें हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। काम से मतलब कि हम काम कर रहे हैं लेकिन बेसिकली प्रोडक्ट से हमें लेना देना नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने साथियों से भी भूल जाएगा कि साथियों से भी कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे वो अपनी फैमिली से अलग थलग हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मैन। वो सारी थ्योरी आएगी, बहुत अच्छी थ्योरी है, प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से रिलेट होती है। तो जस्ट मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि ये जो आइडियाज बेसिकली आप देख रहे हो ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग थिंकर से डेवलप हुए हैं। और इससे ही सारी की सारी जो चीजें आज अपन देखते हैं ना अपने आसपास, ये इन्हीं की देन है जो इन्होंने अपने अलग अलग आइडियाज में पोर्ट्रे की और जिसको अपन समझते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ये ऑप्शनल आपको इतने सारे आइडियाज दे देगा, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स दे देगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप एथिक्स के आंसर लिख रहे हो, आपके पास बहुत सारा फोल्डर होगा। फोल्डर का मतलब कंटेंट आपके पास बहुत सारा होगा, बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत सारे थॉट्स होंगे। तो इसमें आगे लिखो एक और लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में, political thought has historical orientation also. Political thought has historical, बोर्ड पे लिखा हुआ है, historical orientation also.
full stop. It is a political history of a, it is a political history of a particular time. It is a political history of a particular time. It is a political history of a particular time. It is a political history of a particular time. Full stop. So history is the characteristic feature of, so history is the characteristic feature of political thought. So history is a characteristic feature of political thought, whereas science is the characteristic feature of political science. Whereas science is the characteristic feature of political science. Whereas science is the characteristic feature of political science. समझा रहा हूं मैं इसमें, जस्ट मैंने ये लिखा है कि हिस्ट्री, अब देखना यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पे जो दोनों चीजें मैंने बताई है सिंपल सी चीज है। अगर मैंने पॉलिटिकल फिलोसॉफी की बात की तो आपको ये समझ में आया कि हिस्ट्री से बेसिकली थॉट्स डेवलप हुई है, थॉट्स से पॉलिटिकल फिलोसॉफी बनी है। अभी तक मैंने एक भी वर्ड पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं लिखवाया है। अभी जो जस्ट मैंने लिखवाया है वो लिखवाया है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी that is based on values, that is based on ideas, that defines the what ought to be rather than what it is. लास्ट टाइम में लिखवाया है कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो किस पे आधारित है, हिस्ट्री पे। मतलब पॉलिटिकल फिलोसॉफी का एक फीचर क्या है, हिस्ट्री। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो मेन फीचर है वो साइंस है। अब वो साइंस कैसे है, इसके लिए नीचे लिखवाऊंगा कि ये इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन डेटाज, इट इज बेस्ड ऑन द वेरियस एसोसिएटेड फैक्ट्स। तो इसके नीचे लिखो political science. So political science is a value free, so political science is a value free idea. बोर्ड पे लिखा हुआ है, so political science is a value free idea which is based on, so political science is a value free idea which is based on observations, which is based on observations, comma, various datas, which is based on observations, comma, various datas and associated facts, various datas and associated facts. So it is empirical in nature, बोर्ड पे लिखा हुआ है। So it is empirical in nature, empirical का मतलब ऑब्जर्वेशनल ही होता है। So it is empirical in nature, बोर्ड पे देख लो। So it is empirical in nature. Therefore political science deals mainly with the present. So political science deals mainly with the present. So political science deals mainly with the present and with the future for limited extent, and with the future but for a limited extent. बोर्ड पे लिखा हुआ है with the future
बट फॉर ए लिमिटेड एक्सटेंट, लिमिटेड एक्सटेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसका एक टेबल भी बना लो, बट फॉर ए लिमिटेड एक्सटेंट। ये एक टेबल बनाओ, यहाँ पे एक साइड में लिखो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, दूसरे साइड में लिखो पॉलिटिकल साइंस। तो इससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी रहेगी। एक साइड में लिख दो पॉलिटिकल फिलोसॉफी और दूसरे साइड में लिख दो पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें एग्जाम्पल भी साथ में लिखवा रहा हूं, पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस। पहला ये यहां पे लिख ही रहा हूं, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज और ब्रैकेट में लिखना नॉर्मेटिव स्टडी। ये क्या है? नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ आइडिया। इसको दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकता हूं, इट इज ए नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ आइडिया। नॉर्मेटिव का मतलब ही होता है जो वैल्यूज पे आधारित है। यहां पे लिखूंगा फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस कॉमा डेटास और ब्रैकेट में लिखना एम्पेरिकल स्टडी ऑफ, एम्पेरिकल स्टडी। यहां पे एग्जांपल भी साथ में दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल प्लेटो, यहां पे लिख रहा हूं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है, और इसके नीचे यहां पे दे रहा हूं प्लेटो के जस्ट नीचे यहां फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी और यहां पे आइडियलिस्ट थॉट या आइडियलिस्ट स्कूल भी लिख सकते हो, आइडियलिस्ट स्कूल या आइडियलिस्ट थॉट। यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं एरिस्टोटल, इसके सामने फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसके नीचे यहां पे लिख रहा हूं समझाने के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये यहां दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे। इट इज अ बेस्ड ऑन वैल्यूज मतलब नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ आइडिया, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और डेटाज मतलब एम्पेरिकल स्टडी, प्लेटो और उसके नीचे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, आइडियलिस्ट स्कूल, उधर लिखा है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, यहां पे ये भी लिख सकते हैं यस। बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच सारी जाएगी पॉलिटिकल साइंस पे, क्योंकि हाँ हाँ दोनों में बताता हूं आपको। ठीक है, बिहेवियरलिज्म जो दिया था वो डेविड स्टर्न ने दिया था। जब बिहेवियरलिज्म डेविड स्टर्न ने बताया था तो उन्होंने अपने 8 फाउंडेशन स्टोन दिए थे। 8 फाउंडेशन स्टोन में जैसे कि आप देखोगे रेगुलरिटीज, सिस्टम थ्योरी, टेक्निक्स। तो एक्चुअली क्या किया था, कुछ थिंकर्स ने पॉलिटिकल साइंस को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेसिव टेक्निकल बना दिया। अब आप सोचना कि कुछ लोगों ने जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, पीछे से आवाज नहीं, दोनों आवाज नहीं, देखो पॉलिटिकल साइंस को क्या किया, कुछ थिंकर्स ने क्या कर दिया, एक्सेसिव टेक्निकल बना दिया। अब होता है ना, अब बेचारा हमारा पॉलिटिकल साइंस आइडियाज पे भी तो चलता है ना, दोनों का मिक्स चलता है। अब उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक लगा दी, साइंस लगा दी, तो धीरे धीरे क्वेश्चन होने लग गया किस पे, पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन पे लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो बेचारा साइंस ज्यादा बन गया, इन्होंने किसको नेग्लेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर दिया। जबकि हमारी तो वैल्यूज भी तो चलती है ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस भी चलता है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी चलता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी भी चलता है। तो बिहेवियरलिज्म का काउंटर आया, क्योंकि बिहेवियरलिज्म में डेविड स्टर्न को लगा, एक स्कॉलर है, डेविड स्टर्न को लगा कि धीरे धीरे ऐसे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में हमारा क्राइसिस आ जाएगा और पॉलिटिकल साइंस ही डूब जाएगा। लगा ना भाई आदमी को, क्योंकि बेसिकली क्या कर दिया, एक्सेसिव साइंस बना दिया। एक लिमिट होती है, दोनों के बीच में फाइन बैलेंस रखना होता है। अब एक्सेसिव साइंस बना दिया तो वहां पे दिक्कतें आने लगी। फिर बोल रहा कि डूबते जहाज को बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो डेविड स्टर्न ने फिर बिहेवियरलिज्म को वापस से रिफॉर्म किया और पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू फ्री नहीं है, यहाँ पे बेसिकली साथ में वैल्यूज भी है,
साइंस भी है और साथ में बेसिकली वैल्यूज भी है, तो दोनों का मिक्सचर कर दिया। और आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले साल इस पे क्वेश्चन भी आया था उनके आर्टिकल पे, जिसका नाम है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, जिसपे पिछले साल यूपीएससी ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा था। तो बात की चीज अपन पढ़ेंगे जब आएगा पॉलिटिकल थ्योरी, कि ये चीज है कि बिहेवियरलिज्म से पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में क्राइसिस आया और वापस उस डूबती नैया को उठाया पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, कि एक्सेसिव टेक्निकल नहीं बना सकते ना आप सब्जेक्ट को, फिर तो इंजीनियरिंग पढ़ लो आप, वही हो गया ना, जितना ज्यादा टेक्निकल बनाओगे। हमारे यहाँ पे दोनों का फाइन बैलेंस अपन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों ने ये बोला, लेकिन जब आएंगे तो अपन वो सीखेंगे ना कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला वहां पे। तो अभी तो अपन बिल्कुल बेसिक है, तो आपको थोड़ी मैं बता दूंगा पहले से कि नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सब कुछ मिक्स कर दिया था, तो वो विद द स्टेप बेसिकली आपके पास आ जाएगा। क्लियर है आपका? चलो आगे बढ़े। कुछ डाउट था? हाँ इंटरनेशनल रिलेशन का अपन क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो वो मुझसे बाद में पूछ लेना आप कि इंटरनेशनल रिलेशन का कैसा डिसिप्लिन है, उसमें भी बेसिकली यही आएंगे सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्योंकि जब आप पढ़ोगे हमारा पेपर 2 का ए पार्ट, तो वहां पे अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, उसमें भी फादर कौन है? एरिस्टोटल। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको सब सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा, इसीलिए सिस्टम अप्रोच वहां पर भी आती है। आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोग जब पढ़ोगे मोर्टन कापलान करके आएंगे, जिन्होंने अलग अलग सिस्टम्स दिए थे वर्ड को लेके, 12-13 सिस्टम्स बताए थे उन्होंने। तो वो वहां पे आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, कि वर्ड को बाइपोलर मानो या वर्ड को मल्टीपोलर मानो या वर्ड को यूनिपोलर मानो, या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएगा, कौन चलाएगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो अलग मॉडल आता है पूरा आईआर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो इसमें ये पॉइंट लिख लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ था आई थिंक। इट फोकसेस ऑन वोट और टू बी, ये लिखा हुआ सेकंड पॉइंट। इट फोकसेस ऑन वोट और टू बी, इट फोकसेस ऑन वोट और टू बी, या वोट शुड बी। और टू का मतलब भी वही होता है, शुड बी का मतलब भी वही होता है। इट फोकसेस ऑन वोट और टू बी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि साथ में आपको ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। और कंटेम्पररी एस्पेक्ट में आपको देखना हो तो गांधीज रामराज्य। ध्यान रखना अपने आंसर्स के अंदर इन जो थिंकर्स को मैं कंटेम्पररी भी रिलेट करूंगा और बहुत अच्छा आंसर जाता है। तो आप यहां चाहो तो दोनों लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग और गांधीज रामराज्य, ये कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, गांधीज रामराज्य। और इस पे प्रीलिम्स में भी सवाल आया था, आप लोगों को ध्यान हो तो प्रीलिम्स में 2 साल पहले सवाल आया था कि गांधी और मार्क्स में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो, और उसमें सिमिलरिटी में क्या थी, गांधी भी चाहता है स्टेट नहीं होगा और मार्क्स भी चाहता है स्टेट नहीं होगा, दोनों चाहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी। ये राम राज्य का मतलब गांधी जी चाहते हैं। अब आप बोलोगे सर स्टेट नहीं होगा तो कौन संभालेगा, क्वेश्चन आएगा ना कि मार्क्स भी चाहता है कि ऐसी सोसाइटी बने जहां पे स्टेट ना हो, गांधी भी चाहता है कि ऐसा बने जहां पे स्टेट ही ना हो, तो संभालेगा कौन। और दोनों आप सोचो, गांधी का और मार्क्स का एंड सेम है लेकिन रास्ते अलग अलग है। मार्क्स चाहता है थोड़ा फोड़ी से वॉयलेंस करके जाएंगे, गांधी चाहता है अहिंसा से जाएंगे। दोनों के सोचो एंड पॉइंट सेम है बट दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। दोनों चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, गांधी जी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, मार्क्स भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, लेकिन दोनों के पहुंचने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन गांधी एंड मार्क्स। 4 ऑप्शन दिए थे, आई थिंक उसमें स्टेटलेस सोसाइटी वाला आंसर आपका सही था कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों चाहते हैं स्टेट नहीं होना चाहिए। अब स्टेट नहीं होगा तो गवर्न तो कोई ना कोई करेगा ना। तो जैसे मान लो अपन लोग है स्टेट में, अपन पॉपुलेशन है, एक तो मैं पूरा क्या बनाऊं, राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाओ, और एक हम लोग ही बेसिकली मिलकर डिसाइड कर ले कि हम लोग कैसे गवर्न करेंगे, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपस में लोग डिफाइन करें, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, हर आदमी को उतना ही देना है जितना उसकी जरूरत है, कि जितना आपका खाना पीना चल जाए, इजीली अच्छी लाइफ हो जाए। हर आदमी को उतना ही उगाना है जितना बेसिकली सेल्फ सस्टेनेंट इकोनॉमी चलेगी। मशीनें थोड़ी आएगी उसमें, इतनी थोड़ी आएगी कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे BMW भी चाहिए, पहनने के लिए भी इतना सब कुछ चाहिए, वो कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। वहां पे आराम से धोती कुर्ता पजामा पहनो और मस्त खाओ पियो, जितनी कैपेसिटी उतना काम करो और सो जाओ,
इतना चलेगा बेसिकली, वैसी सोसाइटी होगी। तो वहां पे अब आप सोचो वहां पे कोई वो होगा क्या, इनइक्वालिटी होगी क्या? क्योंकि सबके पास ही इनकम सेम ही है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अमीर गरीब तो जब बनेगा ना जब कंपटीशन होगा, अब वहां कंपटीशन ही नहीं है, तो सभी लोग एक लेवल पे है, ठीक है। कोई बोल ही नहीं सकता भाई तू बड़ा आदमी है, कोई बोल पाएगा क्या? सभी लोग एक इक्वल सेम पे होंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया। इधर साइड साथ में देखो पॉलिटिकल साइंस में इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इट इज, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इट इज। सेकेंड पॉइंट पे इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल की स्पेलिंग लिखिए इधर, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल अपनी अलग थ्योरी में चला गया था। एरिस्टोटल बोलता है मुझे तो ऐसा स्टेट चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल हो, जैसे अपन गोल्डन मीन की बात करते हैं ना कि बीच का निकाल लो कोई सेटलमेंट। तो एरिस्टोटल ढूंढ रहा था कि एरिस्टोटल को लग गया था कि फिलोसोफर किंग जैसा कोई बनने वाला है नहीं, वैसा कोई मिलेगा नहीं ढूंढ ढूंढ के भी, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा स्टेट बनाना है जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल हो, कम से कम उसको प्रैक्टिकल तरीके से चलाया तो जा सके। तो वो बेसिकली ढूंढ रहा है कि मुझे न हायर क्लास चाहिए न लोअर क्लास चाहिए। वो ढूंढ रहा है किसको? बेसिकली एक ऐसी क्लास को, क्योंकि रूल करना है उस क्लास को। तो जो अपर वाली क्लास को लोअर वाली क्लास एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोअर वाली क्लास को अपर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बीच की मिडिल क्लास को ढूंढ रहा था वो। तो उसका प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे दोनों का एक्सट्रीम ना हो। जैसे बुद्धा का मिडिल पाथ सुना है ना, बुद्धिज्म पढ़ा होगा। बुद्धिज्म में मिडिल पाथ का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पेनेंस भी नहीं, एक्सट्रीम त्याग भी नहीं और एक्सट्रीम भोग भी नहीं, दोनों चीजों का मिक्स, कि हाँ थोड़ा भोगवादी भी रहेंगे थोड़ा त्यागवादी भी रहेंगे। जैसे जैनिज्म आपने पढ़ा होगा, जैनिज्म बिलीव्स इन एक्सट्रीम पेनेंस, त्याग तपस्या, उसको भोग नहीं चाहिए, ठीक है। और बेसिकली कई सारी फिलोसफी, चारवाक में जाओगे तो आराम से क्या है, आराम से खाओ पिए मजे करो, चारवाक फिलोसॉफी में। तो एक फिलोसॉफी वो भी है जो एक्सट्रीम भोगवादी प्रवृत्ति को बोलेगी, ठीक है, एक्सट्रीम डिजायर्स पे बात करेगी। और एक वो भी है जो एक्सट्रीम पेनेंस पे बात करेगी, बहुत त्याग पे। और बुद्धिज्म दोनों के बीच से निकल जाता है, यही होता है। क्योंकि इवन एग्जाम्पल में कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास आया, किसी ने पूछा कि सर जैनिज्म इंडिया में क्यों सिमट के रह गया, और क्योंकि ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैनिज्म केवल और केवल इंडिया में क्यों सिमट के रह गया और बुद्धिज्म का स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड में हुआ। आज आप देखो ईस्ट एशिया में भी है, साउथ एशिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, नीचे श्रीलंका में भी है और पूरी एशियन कंट्रीज में भी है, बट जैनिज्म ओनली इन इंडिया। व्हाई? मान लो क्वेश्चन आ गया आपके मेंस के अंदर, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप कुछ फैक्टर्स बता सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ कि जैनिज्म केवल और केवल इंडिया में सीमित रहा और बुद्धिज्म बेसिकली ऑल ओवर द दुनिया में फैला? पहला तो मैंने ये आंसर दिया कि जैनिज्म अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन है जो बिलीव करता है एक्सट्रीम पेनेंस पे, जबकि बुद्धिज्म ने क्या किया, एक मिडिल पाथ अपनाया और मिडिल पाथ को सब लोग ज्यादा फॉलो करेंगे एक्सट्रीम से ज्यादा। तो पहला तो वही हुआ, ठीक है। दूसरा बेसिकली आप देखोगे डाइटरी हैबिट्स के अंदर, इवन बुद्धिज्म के अंदर नॉनवेज भी एक्सेप्टेबल किया गया, नॉनवेज एक्सेप्टेबल किया गया बुद्धिज्म के अंदर जब आप पढ़ोगे। लेकिन जैनिज्म के अंदर तो आप पता है कि फल फूल एक्सेप्ट नहीं है, जमीकंद एक्सेप्ट नहीं है, तो वो एक्सट्रीम फिलोसॉफी चली गई। अब मान लो ये इंडिया में तो चला पा रहे, दूसरी कंट्री जो सी फूड वाली कंट्री, वहां पे कैसे चलाओगे? आप सोचो ना कि प्रोरोगेशन करने के लिए वहां पे सेंट भी होने चाहिए। तो तीसरी चीज हो गई क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बेसिकली क्लाइमेट से कल्चर अफेक्ट होता है और कल्चर से बेसिकली आपका रिलीजन अफेक्ट होता है। अब आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, कई जगह आपको एक्सट्रीम सर्दी होगी तो कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। आप देखो दिगंबर में जो दिगंबर सेक्ट है वो बेसिकली नग्न रहते हैं, श्वेतांबर सेक्ट जस्ट एक वो क्या डालते हैं, एक व्हाइट कपड़ा डालते हैं। अब उनको कनाडा में छोड़ दोगे तो कैसे प्रिवेल करेंगे? तो आप सोचो दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। तो ऐसे वेरियस डिफरेंट कंडीशंस की वजह से फिर दूसरा हो गया कि आप बता सकते हो हिस्ट्री के अंदर, जैसे अशोका ने अपने बेटे बेटी को भेजा श्रीलंका में प्रोपोगेट करने के लिए, तो ऐसा कई सारे राजाओं का सपोर्ट जैनिज्म को भी मिला, बुद्धिज्म को भी मिला, बट बुद्धिज्म एक इजियर वे था टू कनेक्ट द पीपल। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो बेसिकली होते हैं जिसकी वजह से कोई भी रिलीजन या कोई भी चीज प्रोपोगेट करती है फर्दर, तो उसको बेसिकली ये हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो जस्ट मैंने इसलिए आपको ये बोला
तो यहां पे लिख लिया आपने, इसका एग्जांपल लिख लिया एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सॉरी, हाँ डेफिनेटली पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रियलिज्म इज ए स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यस, आइडियलिज्म इज ए पार्ट। देखो पॉलिटिकल साइंस की वेरियस डॉक्ट्राइन है, जैसे कि अब आईआर के पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे ना, तो आइडियलिज्म भी एक स्कूल आती है हमारी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आज यूरोपियन कंट्रीज चाहती है कि अगर उनको अपना कल्चर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना है तो ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसीज उनको बनानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, आइडियलिज्म के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरीज है, वो बेसिकली आईआर की थ्योरीज है। तो सब डोमेन बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ही है सारा कुछ, पॉलिटिकल फिलोसफी से निकला है, कुछ बाद में बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के रूप में कन्वर्ट हुआ है, बट डोमेन इज द सेम। हम्म, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं रियलिस्ट स्कूल का हूं तो मैं कोई आइडियलिस्ट को चीज को नहीं बोल सकता, डेफिनेटली बोल सकते। पैराडाइम का मतलब ही क्या हो गया, मान लो कोई एलिमेंट है आपका, कोई भी चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज फंक्शनलिस्ट स्कूल को एस जयशंकर साहब भी प्रमोट करते हैं, जबकि वो आइडियलिस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की। बस फंक्शनल स्टेट में क्या है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज होगी, जितना ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेटिक कल्चर होगा। आज मान लो अफ्रीका के अंदर इतना मिलिट्री कू हो रहा है, ठीक है, तो हम चाहेंगे ना कि वहां पे इंटरनेशनल पीस कब आएगी, जब वहां पे एक रूलर बनेगा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बनेगा। आप खुद सोचो, म्यांमार के अंदर ऑंग सैन सू की को जेल में डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है, एक फंक्शनलिस्ट स्कॉलर या एक आइडियलिस्ट स्कॉलर आपस में कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, उनका स्कूल ऑफ थॉट रियलिस्टिक है। जैसे एग्जांपल दो, कोविड के टाइम पर जब हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, आप सोचो हम ऑयल मैक्सिमम कहां से खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया से, इराक से, ईरान से, यहां से ऑयल खरीद। कोविड के टाइम पे रशिया से हमने 20% ऑयल खरीदा। आप सोचो, जिस कंट्री से हम लेस देन 1% ऑयल खरीदते थे, और रशिया से हमने कोविड के टाइम पे 20% खरीदा। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ रहा था। एस जयशंकर साहब ने क्या बोला, मैं मेरे लोगों को पॉवर्टी से या स्टारवेशन में मरते हुए नहीं देखूंगा, मेरी कंट्री चलेगी मेरे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरी नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। अगर मुझे रशिया ऑयल सस्ता दे रहा है तो मैं रशिया से खरीदूंगा। भले यूएसए ने बहुत ज्यादा कंडेम किया, यूरोपियन कंट्रीज ने तो ये तक बोला कि अब रशिया से ऑयल नहीं खून खरीद रहे हो। इट इज दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने काउंटर किया उस टाइम पे कि बेसिकली इट इज अवर इन नेशनल इंटरेस्ट, हमें हमारा बैलेंस ऑफ डेफिसिट नहीं बढ़ाना, हमें हमारे बैलेंस ऑफ डेफिसिट को कंट्रोल करना है। तो दैट इज द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स उनकी, और वो बहुत अप्रिशिएट किया गया। इवन आप देखो बीच में तो वीडियोस भी आए थे, इवन पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा था एस जयशंकर को, कि पाकिस्तान में इमरान खान का स्टेटमेंट आया कि इंडिया का जैसे फॉरेन मिनिस्टर है वैसे मिनिस्टर्स हमें आज पाकिस्तान में चाहिए, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके थ्रू द आइडियाज। तो दैट इज द रियलिस्टिक चीज, क्योंकि अपने नेशनल इंटरेस्ट में। तो जो रियलिस्टिक स्कूल वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं हमारा नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। एक ही लाइन है उनके लिए, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, नेशनल प्रायोरिटीज इज सुप्रीम, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड आवर नेशनल प्रायोरिटीज, रेस्ट ऑफ ऑल एथिक्स बाद में चलेगी। तभी तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, कई बार हमें एथिक्स को वायलेट भी करना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट को हमें ऊपर रखना पड़ता है। तो दैट इज द थिंग उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज से कर सकते हैं, बट वो उनकी थॉट रियलिस्टिक स्कूल में जाएगी पूरी तरह से। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक एक बार समझ आया आप लोगों को। आज मैंने बहुत बेसिक आप लोगों को समझाया है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस में क्या स्टडी करते हैं, स्टेट क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, और उसको इंटरलिंक किया है विद द वेरियस एग्जांपल से, चाहे प्लेटो से। अभी तो ये दोबारा पूरा पढ़ेंगे, सोक्रेट्स पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, एरिस्टोटल पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। तो अब धीरे धीरे बेसिकली अपन इसको प्रोसेस करना चालू करेंगे। यहां तक और भी कोई डाउट हो अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हो। यहां तक अगर आपको और भी डाउट हो पूछ लीजिए जो भी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो, पूरे पॉलिटिकल साइंस में कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए, इतना ओपन कर दिया आपको। पूरे पॉलिटिकल साइंस के किसी भी टॉपिक में कुछ भी अगर डाउट हो जहां पे आपको पूछना हो, यू कैन आस्क। क्या है ये? आंसर दिखाना है। ये तो GS2 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का GS2 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आया ना,
इसमें एक्चुअली दिक्कत ये है, क्वेश्चन को देखते ही मैंने पहली चीज तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जस्ट, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके क्वेश्चन आया था GS2 के अंदर, शायद मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिखा भी था 2021 में ही आया है शायद ये, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है अपना किसके प्रति एलिगेंस, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब हमें बेसिकली किसको फॉलो करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को, उसके आइडियल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके प्रिंसिपल्स को, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फुलफिल करता है। तो पहली चीज तो आंसर्स को इस फॉर्मेट के रखने की बजाय वी हैव टू जनरेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स। जीएस में आप ये मान के चलो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपको कम से कम 10 पॉइंट्स एग्जामिनर को दिखाने हैं। ये पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स छुप जाते हैं, तो पॉइंट्स लिखो, उस पॉइंट का हेडिंग डालो, उसके नीचे एक्सप्लेन करो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आप दिखा रहे हो तो आप दिखाओ इट प्रमोट्स द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, नीचे दिखाओ कैसे प्रमोट कर रहा है सोशल जस्टिस, उसका एक एग्जांपल, इकोनॉमिक जस्टिस उसका एक एग्जांपल। दूसरा पॉइंट दिखाओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस दिखा सकते हो, सबरीमला वाला, ट्रिपल तलाक वाला, बहुत सारे केसेस जहां पे कहीं में वुमन डिग्निटी अपहोल्ड हुई है, कहां पे कोई आर्टिकल अपहेल्ड हुआ है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेट करने हैं। तो पैराग्राफ्स में जीएस में बिल्कुल मत लिखो, ऑप्शनल में पैराग्राफ में लिखेंगे अपन, बट जीएस में ट्राई करना है 3 लाइन का इंट्रोडक्शन या 4 लाइन का जितना भी हो, उसके बाद हेडिंग डालो। यहाँ पे हेडिंग डालो, एग्जामिनर को दिखना चाहिए जो जो उसने पूछा है वो क्लियर हो। जैसे उसने पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ट्राई कर रहा है इसको फुलफिल करने का, तो वहां पे दिखा दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज, फिर पॉइंट नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, पॉइंट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, पॉइंट नंबर 3, ऐसे एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बनाओ और ट्राई करो जितनी ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन अपने आंसर में डाल सको। जितनी ज्यादा डायमेंशन होगी आंसर उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजों से, मैं एसडीजी गोल से भी रिलेट कर सकता हूं, मैं इनइक्वालिटी से भी रिलेट कर सकता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस से भी रिलेट कर सकता हूं, और धीरे धीरे आएगा। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसे एक साथ नहीं लिख के पॉइंट्स में दिखाना है, और पॉइंट्स और इसके नीचे एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला सोशल जस्टिस, एक तो मैं ऊपर ऊपर बोल के निकल जाऊं सोशल जस्टिस होता है, उसके नीचे मैंने एग्जांपल दे दिया कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिससे ये सोशल जस्टिस हो रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस मैंने एग्जांपल दे दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर एग्जांपल लेबर कोड्स। तीसरा एग्जांपल दे दिया पॉलिटिकल जस्टिस, फॉर एग्जांपल नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आपका पॉइंट जस्टिफाई होता है आपके एग्जाम्पल से। मतलब एक तो होता है कोरा कोरा लिख दिया आपने, और जैसे ही एग्जाम्पल लिखा एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको उसका मीनिंग समझ में आता है। तो उसका मीनिंग बेसिकली समझाने के लिए यू हैव टू यूज वेरियस एग्जांपल्स। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। समझ आ रहा है भाई सब लोगों को? चलिए, थैंक यू। संभाल कर रखिए। इसमें सिलेबस वगैरह पीछे सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे आपका पूरा सिलेबस भी लास्ट के 4 पेजेस के अंदर, तो सारा सिलेबस भी मिल जाएगा इसके अंदर, तो सब लोग देख लीजिए।